जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू कैन हेयर मी। आपको आवाज़ आ रही? कोई अगर टाइप करके बता दें मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं? जी सर, सुन सकते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। लास्ट टाइम हमने इंक्रीमेंटल एनालिसिस डिसीजन मेकिंग के हवाले से कुछ बातें की थी, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल ऑर्डर के हवाले से बात की थी। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया था और कुछ डिटेल्स आपसे शेयर हुई थी इंक्रीमेंटल एनालिसिस के हवाले से एंड ऑल दैट। अगर आप लोगों ने भी उसको गो थ्रू किया है एंड इफ़ यू हैव एनी इशू थ्योरेटिकली, कोई सवाल है आपके जहन में कॉन्सेप्चुअली, पहले अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, इफ़ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग द क्वेश्चन वी हैव सॉल्व लास्ट टाइम, और इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कहे गए थे कि बुक से आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपने वो सॉल्व किए हैं और उसमें सिर्फ स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के हवाले से वी हैव सॉल्व दैट एंड देयर इज़ एनी इशू, तो आप हैंड रेस करके पूछ लें। अगर कोई नहीं है तो भी कोई एक आधा बंदा रिस्पॉन्ड कर दे तो देन मैं अगली बात आपके सामने कंटिन्यू करता हूँ। सो आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन एट ऑल। सब समझ आ गया है खुदा न खास्ता। चलिए एनीवेज, अगर सब समझ आ गया है तो अच्छा है जी। जी अगर आप जी जाहिदा जी जाहिदा आप सवाल पूछ लें। जाहिदा सवाल पूछना है तो पूछ, आवाज़ आपकी नहीं आ रही। चलें एनीवेज, अब रहने दें। जी आई होप आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो लेट मी एक्सप्लेन। मैं और सवाल करवा देता हूँ एक दो प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको समझ आ जाए, बट लेट मी क्लैरिफाई यू। मैंने लास्ट टाइम आपको ये कहा था कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इनफैक्ट दे आर रिलेटेड टू जो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ स्पेशल ऑर्डर हैं। अगर आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो देयर माइट बी सम इश्यूज इन दैट, क्योंकि वो हमने डिस्कस नहीं किए थे। मैंने अभी एक सवाल स्क्रीन शेयर किया, आई होप नज़र आ रही होगी। मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा रिकॉल कर लें, इंक्रीमेंटल एनालिसिस के हवाले से लास्ट टाइम बात हुई थी
और हमने कहा था फॉर मेकिंग एनी डिसीजन वी नीड टू कंपेयर रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस या कॉस्ट। कोई भी डिसीजन होता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बुनियाद पे होता है। एज़ फार एज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हम उस चीज़ की फेवर में डिसीजन देते हैं। हमने लास्ट टाइम ये भी जिक्र किया है कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जब भी डिसाइड करेंगे तो पहला एनालिसिस क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की बुनियाद पे होगा और लेटर ऑन हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बुनियाद पे एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन एक आपके सामने है, मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले ख़ुद इसको 2 मिनट 1-2 मिनट में पॉज करता हूँ, आप इसको गो थ्रू करें। आपके पास होगा या स्क्रीन शेयर पे जो नज़र आ रहा है इसको आप 1-2 मिनट के अंदर गो थ्रू कर लें। 7-2B जो है कुछ पॉइंट्स आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले बिल्ड कर लें, देन मैं आपसे इस चीज़ को खुद पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करके आपके सामने सॉल्व कर
जी, आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। मैं उसको पढ़ता हूँ और आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ये इनफैक्ट एक डिसीजन है मेक और बाय का कि हम खुद बनाएं या मार्केट से ख़रीदें। इन्हिसार अगेन इसी चीज़ पे होगा कि बनाने की कॉस्ट क्या लगती है और ख़रीदने की कॉस्ट क्या है। अगर हमें बाय करना सस्ता पड़ता है तो हम बाय करेंगे इंस्टेड ऑफ कि खुद बनाएं, और अगर हमें बनाना सस्ता पड़ता है तो फिर हमें बनाने को प्रेफर करना चाहिए। लास्ट टाइम जब हमने डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात की थी तो हमने कहा था कि कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिसके अंदर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर रेलेवेंट, दोनों रेलेवेंट है। जैसे जैसे पिछला सवाल जो हमने लास्ट टाइम किया कि हम स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की बात है कि जो एक्स्ट्रा यूनिट बना के बेचेंगे उससे हासिल क्या होगा, और इसके अलावा उन एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने के लिए वट एवर कॉस्ट वी आर गोइंग टू बियर, वो वेरिएबल कॉस्ट थी लास्ट टाइम वाली एग्जांपल में, बट दैट मे बी फिक्स कॉस्ट। अगर वो चेंज हो जाती है तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी और हम उसको एनालिसिस के अंदर शामिल करेंगे। बट एज फार एज दिस मेक और बाय डिसीजन इज कंसर्न, जो कि इसमें हमने बेचने की बात नहीं कर रहे कि हम कोई कंपोनेंट है, कोई पार्ट है, वो हम खुद बनाएं या मार्केट से खरीदें, तो यहाँ पे कॉस्ट का कंपैरिजन होगा। कॉस्ट का कंपैरिजन कैसे होगा इसको पढ़ते हैं और फिर आगे बात लेके चलते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ गिल कॉरपोरेशन इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग अ पार्ट और टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। मैनेजमेंट इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि एक जो पार्ट वो ऑलरेडी बना रहे हैं, क्या वो बनाते रहें या उसको मार्केट से बाय कर लें। द पार्ट कॉल्ड फिज़बी, उस प्रोडक्ट में जो पार्ट इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम फिज़बी है, इज़ अ कंपोनेंट। द पार्ट कॉल्ड फिज़बी इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द कंपनीज फिनिश प्रोडक्ट। ये फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए पार्ट यूज़ होता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन was collected from accounting records and production data for the year ending December 31st, 2017. 5,000 units of FISB were produced in the machining department. Last year कंपनी ने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अब लास्ट टाइम प्रोड्यूस किए थे। अब जो कंपनी है वो ये चाह रही है क्या इसको बनाते रहें या मार्केट से ख़रीद लें। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच FISB यूनिट वर, ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल $4.75 पर यूनिट लगता है, डायरेक्ट लेबर 4.60 पर यूनिट लगती है, इनडायरेक्ट लेबर 0.45 लगती है, और यूटिलिटीज़ $0.35 हैं। फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ फिज़बी वर, ये प्रोडक्शन ऑफ फिज़बी के लिए जो कॉस्ट फिक्स लग रही है वो आपको बताई जा रही है। फिक्स कॉस्ट के अंदर दो हेडिंग्स बने नज़र आ रहे हैं आपको, एक डायरेक्ट कॉस्ट है और एक एलोकेटेड कॉस्ट है। अब आप रिकॉल करें हमने लास्ट टाइम जब सेगमेंट एनालिसिस किया है, या लास्ट टाइम जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच और ब्रेक इवन एनालिसिस और फिर मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस पे बात की, तो हमने वहाँ पे उसके बाद जब वेरिएबल कॉस्टिंग के हवाले से बात हुई तो हमने सेगमेंट मार्जिन का भी जिक्र किया। तो सेगमेंट मार्जिन को पढ़ते हुए हमने ये बात हाईलाइट की थी कि किसी भी इदारे के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो दो तरह की हो सकती है। एक जिसे हम आइडेंटिफाइबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कह रहे थे, या सेपरेबल फिक्स कॉस्ट, या वो सेगमेंट स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है जिसे डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट भी कहा जा सकता है। और कुछ ऐसी फिक्स कॉस्ट है जो कि एलोकेटेड है, इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट है, वो सेगमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। वो अगर वो सेगमेंट वो डिवीजन वो बिजनेस का बंद भी कर दें तो वो फिक्स कॉस्ट फेस फिर भी करना पड़ेगी। तो इसी तरह से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि कुछ ऐसी फिक्स कॉस्ट है जो कि डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट है फॉर द मेकिंग ऑफ फिज़बी, यानी कोई ऐसा प्लांट है शायद जो इस फिज़बी को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ज़ाहिरी बात है अगर वो प्रोडक्शन फिज़बी की नहीं करेंगे तो वो प्लांट भी हम नहीं कंटिन्यू करेंगे। अगर प्लांट कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। ये डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है। इसी तरह वो जगह जहाँ पे हमने वो प्लांट इंस्टॉल किया है, अगर हम फिज़बी बनाएंगे नहीं और मार्केट से बाय करना शुरू कर देंगे तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जगह भी वेकेंट होगी। हमें वो जगह वेकेंट होने की बुनियाद पे अगर हमने किराए वराए पे ली हुई है तो शायद रेंट वेंट नहीं उसका देना पड़ेगा, और इसी तरह शायद हमें उसके प्रॉपर्टी टैक्सेस भी यहाँ देने पड़ें, और उस बिल्डिंग की शायद हमें इंश्योरेंस भी ना पे करनी पड़ेगी। ये कुछ
इमेजिनरी से मैंने थॉट्स आपके सामने शेयर किए हैं, बट प्रैक्टिकली जब भी कोई एनालिसिस करेंगे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल सिम्टम्स को देखते हुए इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है जो सेगमेंट स्पेसिफिक है, डिवीजन स्पेसिफिक है, और कौन सी ऐसी है जो सेगमेंट स्पेसिफिक नहीं है बल्कि वो वैसे ही हमें फेस करना पड़ रही है। जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट जिसे आप कहते हैं, जो सेपरेबल नहीं होती, एलोकेबल डिवीजन वाइज आप सूटेबल ग्राउंड्स की बुनियाद पे नहीं कर रहे होते, एलोकेट कर रहे होते हैं सूटेबल ग्राउंड्स की बुनियाद पे, और डायरेक्टली उस पर्पज़ के लिए इनकर शायद नहीं हो रही। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट आइटम में डेप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस कुछ डायरेक्ट कॉस्ट है, कुछ एलोकेटेड कॉस्ट है। अब इसके बाद वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट विल बी एलिमिनेटेड इफ फिज़बी इज परचेज। ये पॉइंट गौर से समझने वाला है कि अगर हम फिज़बी बनाएंगे तो ये फिक्स वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट तो फेस करना पड़ेगी, लेकिन अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये कॉस्ट हमें फेस नहीं करना पड़ेगी। ऑल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट विल बी एलिमिनेटेड इफ फिज़बी इज परचेज। अगर हम परचेज कर लें तो allocated cost will have to be absorbed by other production department। जो allocated fixed cost है वो नहीं ख़त्म होने जा रही, वो हमें फिर भी फेस करना ही पड़ेगी। अगर हमें वो फिर भी फेस करना पड़ेगी तो इस सूरत हाल के अंदर वो हमें मार्केट से बाय करने की सूरत में भी वो एक्सपेंस उठाना ही पड़ेगा। इसके बाद लिखा हुआ है जी, द लोएस्ट कोटेशन फॉर 5000 फिज़बी यूनिट्स फ्रॉम सप्लायर इज़ $56,000। इफ़ यानी अगर 5000 यूनिट्स मार्केट से बाय करते हैं तो हमें $56,000 पे करने पड़ेंगे। इफ़ फिज़बी यूनिट्स आर परचेज्ड, अगर हम फिज़बी यूनिट्स परचेज कर लें यानी खुद नहीं बनाएं तो 56,000 तो हमें परचेज करने के लिए सप्लायर को देना पड़ेगा 56,000। बट इन एडिशन टू दैट, इफ फिज़बी यूनिट्स वर परचेज, फ्रेट एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट वुड बी $0.30 per unit, and receiving and totaling is $500 per year would be incurred by the machining department। तो हमें अगर मार्केट से ख़रीदना हो तो फिर हमें ये एडिशनल कॉस्ट भी फेस करना पड़ेगी। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एन इंक्रीमेंटल एनालिसिस ऑफ फिज़बी। योर एनालिसिस शुड हैव कॉलम्स मेक फिज़बी, बाय फिज़बी एंड नेट इनकम, इंक्रीज डिक्रीज। ये उसी तरह से है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। मैं अगेन आपके सामने यहाँ पे वो कर देता हूँ जैसे हमने लास्ट टाइम किया था जी। जी तो जी एक कॉलम हमारे पास हम डिटेल्स के नाम से बना लेते हैं जी। आई होप नज़र आ रहा होगा आपको। एक कॉलम है मेक का, हम खुद बनाएं, मेक फिज़बी, और दूसरा है हम बाय कर लें, और तीसरा लास्ट टाइम जैसे हमने बनाया था डिफरेंस का कॉलम होता है जिसे हम इंक्रीमेंटल कहते हैं। तो ये इंक्रीमेंटल एनालिसिस के लिए कॉलम बना रहे होंगे हम। ठीक है जी, चलिए अब हम डेटा पढ़ते जाते हैं और फिर यहाँ पे लिखते जाते हैं। अगेन पहले हम सारी की सारी वो कॉस्ट लिखते हैं जो मेक बनाने से रिलेटेड है, वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। 5000 यूनिट्स बनाने और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एप्लीकेबल जो लिखी हुई हैं वो हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और यूटिलिटीज़। तो पहले इनको मेंशन कर लेते हैं। जी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इसके अलावा जी इनडायरेक्ट लेबर है, यूटिलिटीज़ की कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। पहले चलिए इसी को लिख लेते हैं। मेक की सूरत में हाउ मेनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग 5000, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, जितने यूनिट्स आप बना रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ। तो पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो आपको बताई गई है 4.75। सो
$75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल की कॉस्ट है। इसी तरीके से 5000 मल्टीप्लाइड बाय जी जो लेबर की कॉस्ट है वो 4.60 है। जी जो ओवरहेड की वेरिएबल सॉरी इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो 0.45 है और जो यूटिलिटीज़ की कॉस्ट है दैट इज़ 0.35 पर यूनिट। ये अभी हमारी मेक की कॉस्ट, ये पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट लिखी है। अब हम फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो फिक्स कॉस्ट में डेप्रीसिएशन है जी, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं और इसके अलावा इंश्योरेंस है। तो डेप्रीसिएशन की कॉस्ट कितनी टोटल में इनकर होगी? 1100 डायरेक्ट कॉस्ट है और 900 एलोकेटेड है, तो टोटल जो कॉस्ट है वो 2000 की है जो कि फेस करना पड़ेगी। 500 और 200 प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं तो ये मिला के 700 एंड देन इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है 900 एंड 600 इज 1500। ये इंश्योरेंस की कॉस्ट है, यू हैव टू फेस। ये सारी मेक की कॉस्ट है। अगर हम बाय करने की कॉस्ट, यानी मैंने पहले तरतीब से सारी वो पहला डाटा लिखा हुआ है वो लिख दूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलें पहले इसी को कंप्लीट कर लें फिर दूसरा देखते हैं। ओके, इंश्योरेंस के बाद ये सारी बनाने की कॉस्ट के बाद आगे की बात आ रही है फोर्थ पॉइंट में। अगर हम मार्केट से बाय करें तो हमें परचेज प्राइस फिसबी की देनी पड़ेगी। तो परचेज प्राइस जो आप देंगे वो क्या आप अगर ख़ुद बना रहे हों तो पे करेंगे? तो जवाब है नहीं, आप पे नहीं करेंगे। अगर आप ख़ुद बना रहे हों आप वो बाय वाले कॉलम में तो मेंशन करेंगे लेकिन आप उसको मेंशन नहीं करेंगे जी, आप उसको मेंशन नहीं करेंगे परचेज जो बनाने वाला कॉलम है। बिकॉज परचेज प्राइस तो तभी आप पे करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज इट फ्रॉम मार्केट इंस्टेड कि आप वो खुद बना रहे हों। आई होप समझ आ रही होगी। चलिए, परचेज प्राइस यहाँ पे 0 मैंने मेंशन की है और यहाँ पे 56,000 है। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ लिखी हुई थी, अगर आप फिसदी परचेज करते हैं तो देन आपको फ्रेट और इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, तो वो भी मेंशन करते हैं। फ्रेट की जो कॉस्ट है नाम आप पूरा मेंशन कर लीजिएगा। अगेन अगर हम खुद बनाएं तो हमें ये कॉस्ट फेस नहीं करना पड़ेगी, हमें ये कॉस्ट तब बियर करना पड़ेगी जब हम मार्केट से ख़रीदें। तो हमें बताया गया है कि जो फ्रेट इंस्पेक्शन की कॉस्ट है वो 0.30 पर यूनिट है एंड वी आर गोइंग टू परचेज 5000 यूनिट्स। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 हम मल्टीप्लाई कर लें, 1500 की फ्रेट की कॉस्ट आपको फेस करना पड़ेगी 1500 और रिसीविंग कॉस्ट जो है वो 500 की फेस करना पड़ेगी आपको। रिसीविंग कॉस्ट 500 की है। ओके, तो अगर अब दोबारा आ जाते हैं यहाँ से स्टार्ट से। अगर हम बाय करेंगे तो क्या हमें डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट से फेस करना पड़ेगी? तो जवाब है नो, हमें ज़ीरो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट फेस करना पड़ेगी। अगर बाय करेंगे बनाएंगे नहीं तो लेबर की कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी। वेरिएबल इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड लेबर कॉस्ट है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। यूटिलिटीज़ की कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी। बट ये जो फिक्स कॉस्ट है इसके बारे में आपको बताया था कि अगर हम मार्केट से बाय करेंगे तो व्हाट विल बी एलिमिनेटेड। मैं दोबारा पॉइंट पढ़ देता हूँ। ऑल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट विल बी एलिमिनेटेड। वेरिएबल और डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट तो एलिमिनेट होगी लेकिन एलोकेटेड कॉस्ट फिर भी फेस करना पड़ेगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम खुद बनाना शुरू कर दें, सॉरी मार्केट से बाय करना शुरू कर दें, तो टोटल जो 2000 है इसमें से ये 1100 वाली कॉस्ट तो ख़त्म हो जाएगी बट 900 की कॉस्ट वी स्टिल हैव टू फेस। तो फिर यहाँ पे 900 मेंशन करेंगे। 200 की कॉस्ट 700 में से 500 की तो एलिमिनेट हो जाएगी बिकॉज वो डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट है। 200 की कॉस्ट फिर भी फेस करना पड़ेगी।
900 की कॉस्ट आपको 1500 में से सेव हो जाएगी, लेकिन 600 की कॉस्ट यू हैव टू फेस अगेन। ये आपकी टोटल कॉस्ट है जो आपको फेस करना पड़ेगी। सो अगर मेक वाले कॉलम का टोटल करें और बाय वाले कॉलम का टोटल करें तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या सस्ता पड़ता है, ख़ुद बनाना या मार्केट से ख़रीदना। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये टोटल कॉस्ट है। सो इस टोटल कॉस्ट के एनालिसिस की बुनियाद पे अगर हम देखें तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बनाने की सूरत में 54,000 है, जबकि मार्केट से ख़रीदने की सूरत में 59,700 है। तो डिसाइड अगर करना हो कि ख़ुद बनाएं या मार्केट से ख़रीदें, तो अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है इसके मुताबिक हमें मार्केट से ख़रीदना सूट करता है। हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं दोनों के कंपैरिजन के नतीजे में कि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, और इंक्रीमेंटल कॉलम की सूरत में भी फेस कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको 23,750 की कॉस्ट फेस करना पड़ती है, बाय करने में कोई कॉस्ट नहीं है, तो आपकी सेविंग हो रही है टेक्निकली। अगर बाय करेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे, आपकी सेविंग हो रही है। आप नेगेटिव के तौर पर लिख सकते हैं, मैं माइनस में लिख देता हूँ आपके लिए। 23,750 की कॉस्ट आपकी सेव हो रही है। इसको लेट मी डू इट, यानी ये असल में इंक्रीमेंटल एनालिसिस दोनों कॉलम के डिफरेंस की बात है। हमें 23,000 की कॉस्ट सेव हो जाएगी, 2250 की कॉस्ट जी 2250 की कॉस्ट सेव हो जाएगी। यूटिलिटीज़ आपकी 1750 की सेव हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालें तो 2000 माइनस 900 यानी आपकी 1100 की कॉस्ट है, जो कि डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट थी, वो सेव हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे 500 की कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी। इसी तरीके से 15 और 600 का डिफरेंस, 900 की कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी। जबकि ये कॉस्ट सेव नहीं होगी बल्कि एडिशनल आपको इनकर करना पड़ेगी। ये सेविंग नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो ये पॉजिटिव आइटम है। 1500 की कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा फेस करना पड़ेगी। दोनों कॉलम का डिफरेंस ही मैं निकाल रहा हूँ, मैं वैसे हाथ से लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। रिसीविंग कॉस्ट भी आपको 500 फेस करना पड़ेगी, यहाँ पे ज़ीरो की कॉस्ट है। फाइन जी। अब अगर हम यहाँ पे सम कर लें इसका तो हमें पता लग जाएगा 4750 4750 का हमारा नेट बेनिफिट बचता है। हम अगर ऐसे भी करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, यानी हमारा ये वाला जो टोटल है 59,700 में से अगर आप माइनस कर दें 54,950 तो आपको पता लग जाएगा ये 4750 का डिफरेंस है। ये डायरेक्ट भी किया जा सकता, ऐसे भी किया जा सकता है। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसकी बुनियाद पे ये डिसीजन है कि वो शुड मैन्युफैक्चर आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द मार्केट। पर यहाँ पे अब अगली एक बात लिखी हुई है, वो अगली हम पढ़ते हैं। मैं अगेन थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको नज़र आ जाए जी। प्रिपेयर एन इंक्रीमेंटल एनालिसिस ऑफ फिस्बी। योर एनालिसिस शुड हैव कॉलम्स फॉर मेक फिस्बी, बाय फिस्बी, नेट इनकम, डिक्रीज, इंक्रीज, वो हमने बता दिया। बेस्ड ऑन योर एनालिसिस व्हाट डिसीजन शुड मैनेजमेंट मेक। तो हमारे एनालिसिस की बुनियाद पे कंपनी शुड परचेज नहीं बल्कि कंपनी शुड मैन्युफैक्चर, बिकॉज मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कम है। वुड द डिसीजन बी डिफरेंट, क्या डिसीजन डिफरेंट होगा इफ गिल कॉरपोरेशन हैज़ अपॉर्चुनिटी to produce $6,000 of net income with facility currently being used to manufacture FISBE? क्या कंपनी का डिसीजन चेंज होगा अगर कंपनी जो प्रेजेंट फैसिलिटी यूज़ कर रही है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिस्बी, जब फिस्बी नहीं बनाएंगे तो दैट फैसिलिटी विल बिकम सरप्लस। वो सरप्लस फैसिलिटी होगी, क्या उस फैसिलिटी को रेंट पे दे के कुछ और करके उससे कुछ और इनकम कमाई जा सकती है? तो जवाब यहाँ पे येस में लिखा हुआ है, हाँ जी कमाई जा सकती है। और जो स्पेयर आपकी कैपेसिटी होगी उसको यूटिलाइज करते हुए यू कैन जनरेट $6,000 ऑफ इनकम। आप $6,000 की इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिंस आप $6,000 की इनकम जनरेट कर सकते हैं तो अब इसको भी एनालिसिस में शामिल करें और बताएं कि क्या आपका डिसीजन स्टिल वही रहेगा
या आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जब भी डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात करते हैं तो 3 तरह की कॉस्ट का जिक्र आता है। एक कहलाती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, वो पैसे जो आपकी जेब से लग रहे हैं, मीन आउटफ्लो हो रहा है जिसके बदले में। दूसरी कॉस्ट कहलाती है डिसीजन मेकिंग में जो रेलेवेंट होती है, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये जो स्लाइड्स मैंने आपको दी थी वहाँ पे भी ये बात लिखी हुई थी। आउट ऑफ पॉकेट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक और टर्म है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ संक कॉस्ट। अब ये 3 टर्म्स हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लें तो आप ज़रा बेहतर पोजीशन में होंगे कि डिसीजंस कैसे किए जाते हैं। जैसे अभी हमने डिसीजन जो लास्ट टाइम भी किया और जो अभी भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की है, इस कैलकुलेशन के अंदर हमारा एनालिसिस इसी बुनियाद पे बेस कर रहा है, इसी चीज़ पे बेस कर रहा है कि वट एवर वी हैव टू पे इन एडिशन टू जो हम ऑलरेडी इनकर कर रहे थे, हमें क्या पे करना पड़ रहा है, हमारी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, हाउ मच कॉस्ट वी आर गोइंग टू इनकर। तो ऐसी कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होती है फॉर मेकिंग डिसीजन, जिसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहा जा रहा है। बट ऑन द अदर साइड हमें इसके अलावा जो हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है डिसीजन के लिए, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। तो व्हाट इज़ मेंट बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। Opportunity cost is in fact that amount which we are losing, जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की आप लूज कर रहे हैं बाय अवेलिंग बाय नॉट अवेलिंग एन ऑल्टरनेटिव, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से याद करते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसको हम बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू मेक एन अर्जेंट कॉल।
जी सॉरी। तो आई वाज टेलिंग यू कि दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनफैक्ट वो कॉस्ट जो कि फैक्चुअली तो शायद आउट ऑफ पॉकेट आपकी इनकर नहीं हो रही, बट इफ़ यू आर गोइंग टू अवेल सम अपॉर्चुनिटी एंड यू आर गोइंग, आप उसको लूज कर रहे हैं ड्यू टू दिस डिसीजन, तो उसके बदले में वट एवर यू कैन अर्न, जिसे आप लूज कर रहे हैं, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मैं इसको सादी मिसाल से आपके सामने रखता हूँ। लेट्स सपोज any one of you is being offered jobs from two locations। दो जगह से आपको जॉब की ऑफ़र हो रही है और एक जगह से आपको 10,000 का सैलरी ऑफ़र हो रहा है। अज्यूम कर रहा हूँ, अब 10,000 से गुस्सा नहीं करना, अज्यूम कर रहा हूँ 10,000 सैलरी ऑफ़र हो रहा है, एक जगह से 15,000 का सैलरी ऑफ़र हो रहा है। सो अगर सैलरी 10,000 और 15,000 की ऑफ़र हो रही है, तो इस 10 और 15,000 की सैलरी की ऑफ़र की सूरत में व्हाट अपॉर्चुनिटी यू विल अवेल, आप क्या अवेल करेंगे? तो सादा सा जवाब है कि हम 15,000 वाली जॉब की तरफ जाएंगे। सो अगर आप 15,000 वाली जॉब की तरफ जाएंगे तो आपको 10,000 रुपये छोड़ना पड़ेंगे। ये वो सैलरी है जो आपको मिल सकती थी, but you are going to lose that salary or revenue while availing the other alternative. So the benefit foregone while from one alternative while availing the other alternative, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। तो यानी टेक्निकली जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं तो होता ये है कि ये 15,000 हमें मिलेगा और इसमें से माइनस करें 10,000 जो हम लूज़ करेंगे, तो टेक्निकली हमें नेट बेनिफिट जो है वो 5,000 का होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ चलें, इस ऑप्शन को हमें ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है। और अगर हम इस तरह करें कि हम ये ए ऑप्शन है हमारे पास और ये बी ऑप्शन है, तो अगर हम बी ऑप्शन को छोड़ के ए को अवेल करते हैं, जो कि यूजुअली हम नहीं करते, तो उसका एनालिसिस टेक्निकली इस तरह से होता है कि 10,000 हमें मिलेगा और हम 15,000 लूज़ कर रहे हैं। जो लूज़ कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो 10 में से अगर 15 माइनस करें तो ये -5,000 का फिगर होगा। तो -5,000 का फिगर हमें ये समझा रहा है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करना चाहिए, बल्कि नुकसान होगा हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। सो फॉर व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन, हमें जो रेलेवेंट जो इंक्रीमेंटल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, उसके साथ साथ हमें जो चीज़ कंसिडर करना पड़ती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ज़रा बात को समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है कि वुड योर डिसीजन बी डिफरेंट इफ गिल कॉर्पोरेशन हैज़ अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस $6,000 of net income, sorry, $6 of net income with facilities currently being used to manufacture FISB। अगर आप FISB बनाते हुए जो फैसिलिटी आपकी सरप्लस हुई हैं, आप उसको यूज़ करके इनकम कमा सकते हैं अगर आप जो फैसिलिटीज़ करंटली फिज़बी मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी उनको रिलीव कर दें और बाय करना शुरू कर दें। सो अब जब हम डिसीजन करेंगे तो हम यहाँ पे से माइनस करेंगे एक और चीज़, जो ऊपर वाली कॉस्ट लिखी हुई है इसके अलावा हम एक चीज़ माइनस करेंगे जो कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कब फेस करना पड़ेगी वो ज़रा देख लेते हैं। यानी अगर हम बनाएंगे तो हमें 6,000 का रेवेन्यू मिल सकता है। सॉरी, ये सारी चूँकि कॉस्ट का एनालिसिस है तो ऐड है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जी। अगर हम बनाएंगे तो फैसिलिटी हमारी सरप्लस नहीं होगी, हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिल सकेगा। लेकिन अगर हम बनाना छोड़ दें और बाय करना शुरू कर दें तो बाय करने की सूरत में हमें 6,000 का रेवेन्यू मिल सकता है। अगर वो 6,000 का रेवेन्यू मिल सकता है तो दो ऑप्शन है, या तो 6,000 का रेवेन्यू इसमें से माइनस कर दें 59,700 में से, तो हमारी नेट कॉस्ट बनेगी 53,700, जबकि बनाने की कॉस्ट 54,950 है। तो वी वुड प्रेफर कि हम खुद बनाएं, सॉरी मार्केट से ख़रीदें इंस्टेड के खुद बनाएं। या दूसरे लफ्ज़ों में, अगर हम बाय करते हैं, मैन्युफैक्चर करना छोड़ देते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चर करना छोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल सकता है वो ज़रा देख लेते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चर करना छोड़ देते हैं तो हमें 6,000 का रेवेन्यू मिल सकता है। फाइन, तो या तो ये है कि हम यहाँ पे 6,000 का रेवेन्यू ऐड कर दें, मैं दोनों रास्ते बता, सॉरी 6,000 का रेवेन्यू इसमें से माइनस कर दें 59 में से 6,000, तो रिजल्ट निकल सकता है। या दूसरा 6,000 मिल सकता है कब, बाय करने में।
तो इसका मतलब अगर हम मेक बनाते रहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। सो वट एवर यू आर गोइंग टू लूज, जो आप लूज कर रहे हैं वो आप लूज करें इन द शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हमारा नुकसान होगा, जिसे हम ये हमारा नुकसान होगा, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जान रहे हैं। तो सो अगर अब हम टोटल करें तो इस टोटल करने की सूरत में जो हमारी कॉस्ट बनती है, बनाने की कॉस्ट जो है, डायरेक्ट कॉस्ट तो ये वाली है, लेकिन साथ हमें जो कॉस्ट एक्स्ट्रा फेस करना पड़ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहा जा रहा है, वो 6,000 है, तो 60,000 है। जबकि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो एज इट इज़ अगर हम देखें तो वो 59,700 की है। तो अगर अब पूछा जाए कि हम खुद बनाएं या मार्केट से ख़रीदें, तो ऐसी सूरत हाल में मार्केट से ख़रीदना हमें सूदमंद लग रहा है। एक तरीकाकार ये भी हो सकता है और दूसरा तरीकाकार ये भी हो सकता है। वो जो तरीकाकार है वो मैं आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जी। दूसरा तरीकाकार ये है कि ये हमारी टोटल कॉस्ट है, तो हम इसमें से जो हमें कोई एक्स्ट्रा मिल सकता है वो हम इसमें से लेस कर देते हैं। वो जो रेवेन्यू हमें मिल सकता है वो हमें किस ऑप्शन में मिल सकता है? बनाने वाली ऑप्शन में नहीं मिल सकता, बिकॉज फैसिलिटी सरप्लस नहीं होगी, बल्कि किस ऑप्शन में मिलेगा? अगर हम खुद ख़रीद लें तो ये 6,000 है। इस सूरत हाल के अंदर जो नेट रिज़ल्ट बनेगा यहाँ पे, तो ये -50 लेस रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, तो ये यही रहेगा। जबकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट बनेगा 59,700 माइनस 6,000। तो एनालिसिस दोनों सूरतों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एनालिसिस कर लेंगे, रेवेन्यू माइनस करके एनालिसिस कर लेंगे। यानी इस सूरत में ये रेवेन्यू है, और इस अगर हम उसको मेक वाली ऑप्शन के अंदर देखें, फिर मेक वाली ऑप्शन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो एनालिसिस दोनों सूरतों में मैं सजेस्ट कर रहा है कि हमें अब अगर सरप्लस फैसिलिटी से कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है तो वी शुड वी शुड परचेज इंस्टेड ऑफ वी शुड मैन्युफैक्चर ऑन आवरसेल्व्स। जी, अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। कुछ लोगों ने हैंड रेज़ किए हुए हैं, मैं उनका सवाल पहले ले लूँ। जी रिजवान, आपको बात करना चाह रहे हैं तो जल्दी से कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नहीं, आप पढ़ा तो सही रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल जी, आई वुड रिक्वेस्ट अगेन, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए आपके माइक अनम्यूट करता हूँ, लेकिन अगर आपने ये फजूलियात ही करनी है तो फिर देयर इज़ नो नीड टू अलाउ यू पीपल। मैंने इसीलिए साहब का दोबारा माइक बंद कर दिया है। मैं सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, आप अपने सवाल जो हैं उसको रेज़ करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। आमिर महमूद, आपने कहा जी मैं नया स्टूडेंट हूँ, थैंक यू वेरी मच, बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपकी जनाब। रुतबा, आपने कहा क्वेश्चन नहीं किए, तो अब एक जो मैंने करवाया है वो जी आमिर महमूद साहब कह रहे हैं किस किताब को बाय कर रहे हैं। आप क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाएं तो आपको मिल जाएगा। वेल, मैं किताब बता देता हूँ, मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नौरीन, आप किताब बाय कर सकते हैं। स्पेशल ऑर्डर के आपने एक दो सवाल किए हैं, रुतबा बिल्कुल क्लियर हो जाएं, एक और करवा दें, चलें वो मैं करवा देता हूँ, बुक से शेयर करके करवा देता हूँ। जी, स्पेशल ऑर्डर के क्वेश्चन मैं और करवा दूँगा। मानूर 611 और 613 का सोल्यूशन समझा दें। वेरिएबल कॉस्टिंग पुरानी बात होगी, अब आप उसको वैसे मुझे सेंड करके मेरे से समझ लीजिएगा। आप अपना सोल्यूशन भेज दें और अपना सवाल वॉइस नोट पे व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली भेज दें। आपको जो इशू है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। जी, बनाने में कॉस्ट कम लग रही है। जी इनिशियली ठीक है, फ़ाइन, मेरा ख्याल में अब समझ आया होगा। जी, इंक्रीमेंटल एनालिसिस से रिलेटेड रिजवान आपका सवाल है, लेकिन आपने इंतहाई फजूल बात करने की कोशिश की है कि आप बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, तो जो सवाल है वो आप सीधी सीधे सवाल करें, कमेंट्री से ज़रा गुरेज करें। अपॉर्चुनिटी क्यों ऐड कर रहे हैं रुतबा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखिए, जब हम यहाँ पे, मैं दोबारा शो कर देता हूँ, जब हम कॉस्ट का एनालिसिस करें कि मेक बनाने की कॉस्ट कितनी है, बाय की कितनी है,
दोबारा यहाँ तक आ जाए तो ये बनाने की कॉस्ट है, ये बाय करने की कॉस्ट है। इस कॉस्ट के बाद हमें ये बताया गया कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि मार्केट से ख़रीदना शुरू कर देते हैं तो जो बनाने वाली फैसिलिटी है वो सरप्लस हो जाएगी। वो सरप्लस फैसिलिटी हमें कुछ रेवेन्यू देगी। मैं ये रेवेन्यू वाला एनालिसिस आपके सामने रखूँ। वो रेवेन्यू जो देगी हमें नेट कॉस्ट पर इस सूरत हाल में फेस करना पड़ेगी, यानी मार्केट से ख़रीदने के लिए 59,700 देना पड़ेगा, 6,000 हमें रेवेन्यू मिल जाएगा कहीं से, तो हमें 53,700 की कॉस्ट फेस करना पड़ेगी इंस्टेड ऑफ 54,950। तो शायद ये बेहतर है कि हम खुद बनाएं, शायद ये बेहतर है कि मार्केट से ख़रीदें, क्योंकि ये रेवेन्यू है बाय वाली ऑप्शन के अंदर, ठीक है, ये रेवेन्यू है बाय वाली ऑप्शन के अंदर। तो अब मेक वाली ऑप्शन के अंदर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या मतलब कि ये रेवेन्यू आप तब अर्न कर पाएंगे जब आप बनाना तर्क कर दें। सो हम ये कह रहे हैं कि हमने बनाना तर्क नहीं किया, सो वट एवर वी कैन अर्न बाय डिसकंटिन्यूइंग मेक वाली ऑप्शन, तो हम अगर जो अर्न कर सकते थे बनाने की सूरत में वो हम अर्न नहीं कर पाएंगे, वो हमारा नुकसान होगा। तो जब आप एनालिसिस कर रहे हैं कॉस्ट का, तो फिर जो टोटल कॉस्ट निकालेंगे वो ये 6,000 की कॉस्ट इसमें ऐड करके निकलेगी। 60,950 बनाने की कॉस्ट है, बाय करने की कॉस्ट पर 59,700 है, वो शुड बाय। अगेन अगर ये रेवेन्यू टाइप वाला एनालिसिस कर लें कि बनाने की कॉस्ट सो फॉर 54 है, मार्केट से ख़रीदने की 59 है, लेकिन अगर हम मार्केट से ख़रीदेंगे तो हमें 6,000 का एडिशनल रेवेन्यू हो सकता है, जो कि हम सरप्लस कैपेसिटी को यूज़ करके कुछ कमा सकते हैं। वो अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो वो हमारा ये नेट रेवेन्यू बनेगा, नेट कॉस्ट बनेगी। ये भी हमें यही सजेस्ट करती है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। Why joint cost is not included in multi-product case? Gentlemen, मल्टी प्रोडक्ट का केस तो मैं यहाँ पे करा नहीं रहा, आप पता नहीं कौन सा सवाल कर रहे हैं। अब अपने सवाल को क्लैरिफाई करें तो दैट्स मच बेटर। पार्ट सी समझा दूँ इसी का, तो चलें पार्ट सी भी पढ़ लेते हैं जनाब। पार्ट सी में कहा गया है वुड जी, तो ये पार्ट सी तो जेंटलमैन समझाया, और क्या समझाया मैंने अभी भी, मेरा ख्याल है कि अब समझ आ गया होगा। आमिर महमूद साहब मोबाइल ग्रुप शेयर कर दें। आप मोबाइल जो आपके जिस शहर से आप हैं उस शहर में जितने भी आपके दोस्त ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ ग्रुप, किसी से कांटेक्ट कर लें, वो आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फरहान इकबाल, बुक की एक्सरसाइज एंड पर फाउंडेशन 15 क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके लास्ट 3 पार्ट गाइड कर दें। एंड पर फाउंडेशन 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन तो फरहान साहब आप अपना सवाल ज़रा क्लियर कह रहे हैं कि आप पूछना चाह रहे हैं। मुझे सोल्यूशन तो समझ आ गया, लेकिन कॉस्ट की डेफिनेशन समझ नहीं आई। मैं कोमल आपको बता देता हूँ कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। जी रुतबा पार्ट डी भी मैं बता रहा हूँ, और जी जावेद साहब ये पार्ट 3 तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। चलें मैं दोबारा बता दूँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जिसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहा जा रहा है, जो आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं ओवर एंड अबव, यानी जो एडिशनली लग रहे हैं पैसे, इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, तो कुछ कॉस्ट आपको फेस करना पड़ेगी। वो जो कॉस्ट आपको फेस करना पड़ेगी उसे हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सॉरी मेरी आवाज़ दरम्यान में ड्रॉप हो गई थी इसलिए मैंने दोबारा शुरू करा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इनफैक्ट ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं, आपकी जेब से कोई पैसे नहीं जा रहे, ये वो कॉस्ट है जो आपको फेस करना पड़ रही है। जेब से पैसे जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये किसी अपॉर्चुनिटी को लूज करने पे जो आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। मैंने जो बोला वो ये था, the amount of benefit which you forego by availing an alternative while foregoing the other alternative। हमने मिसाल ली कि अगर हम एक जगह पे जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है 10,000, दूसरी जगह से ऑफर है 15,000 की, तो विच जॉब वी आर गोइंग टू ऑप्ट, हम किस जॉब को ऑप्ट करेंगे, 10,000 वाली जॉब को या 15,000 वाली जॉब को, हम किसको ऑप्ट करेंगे? अपेरेंटली तो हम 15,000 वाली जॉब को ऑप्ट करेंगे। सो अगर 15,000 वाली जॉब को ऑप्ट करेंगे तो 10,000 रुपया आपको अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा फलाने दूसरे वाले एम्प्लॉयर को, तो जवाब नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 15,000 अगर अर्न करना चाहते हैं तो हमें 10,000 लूज करना पड़ेगा। तो 15 अर्न करने के लिए अगर 10 लूज करना पड़ेगा तो 15 में से 10 माइनस कर दें। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको कितना अर्न करना पड़ेगा, कितना लूज करना पड़ेगा? नहीं, लूज नहीं करेंगे बल्कि नेट बेनिफिट होगा 5,000। तो आप इसलिए इस जॉब की फेवर में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो अगर हम कहें 10,000 वाली जॉब ड्रॉप कर लेते हैं तो फिर हमें 15,000 वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो अगर हम 15,000 वाली जॉब छोड़ देते हैं और 10,000 वाली ले लेते हैं तो नेट हमें नुकसान हो रहा है। तो इस बात से, इस एग्जाम्पल से समझें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जेब से कोई पैसे नहीं जा रहे। इनफैक्ट दिस इज the amount of benefit which you are going to lose while opting an option in comparison to the other option। जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि अगर आप बनाएंगे नहीं बल्कि मार्केट से खरीदेंगे तो जो सरप्लस कैपेसिटी है उसको यूज़ करके 6,000 रुपया कमा सकते हैं। सो अगर आप नहीं बनाएंगे तो कमा सकते हैं। सो इसका मतलब अगर बनाएंगे तो यू आर गोइंग टू लूज दैट, जो आप लूज करेंगे वो इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। इनफैक्ट वट एवर यू कैन अर्न, अब आप अर्न नहीं कर पाएंगे, इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। जी पार्ट डी मैं बता रहा हूँ, जो कंक्लूड करता हूँ फिर इस सवाल को। पार्ट डी के अंदर लिखा हुआ है बट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर शुड मैनेजमेंट कंसिडर इन मेकिंग डिसीजन। सो हमने अभी तक तो ये कर लिया कि ये सारे एनालिसिस की बुनियाद पर हमें मार्केट से ख़रीद लेना चाहिए, बिकॉज मार्केट से ख़रीदना 53,700 की कॉस्ट पड़ रही है हमें नेट में एज़ कम्पेयर टू अदर, या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट से ख़रीदने की 59,700 कॉस्ट है और ख़ुद बनाने की 60,950 है, तो हम मार्केट से ख़रीद लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स यानी ये तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बुनियाद पर तो ये डिसीजन है, बट क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी हैं। लाइक अगर हम पार्ट खुद बना रहे थे और अब हम मार्केट से ख़रीदना शुरू कर देते हैं तो मेक इट श्योर कि जो सप्लायर है वो जब आप चाहें जितनी क्वांटिटी में चाहें वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दे, बिकॉज वो चीज़, वो पार्ट आपकी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होना है। सो अगर आपका जो सप्लायर है वो आपको आज तो वो चीज़ दे रहा है तो जिसको आप बाय करके अपने फिनिश प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को सप्लायर को ये पता लगे कि आपने अपना प्लांट बंद कर दिया, अब आप खुद नहीं बना रहे, तो वो फिर बार्गेनिंग पोजीशन में होगा। वो आपको ये कहना शुरू कर दे कि भाई इस कीमत पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो आपका डिसीजन है वो तो इस कीमत की बुनियाद पे बेस करता है। सो व्हाइल मेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजन यू मस्ट अश्योर दैट, आपको ये पता होना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो जो सप्लायर है वो आपको उतनी क्वांटिटी में चीज़ें सप्लाई न करे जो आपकी डिमांड है। बिकॉज आप तो अगर खुद बना रहे होंगे, जितनी आपकी फिनिश प्रोडक्ट ज़्यादा बननी है तो आप उस पार्ट की भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे। आपको ऑर्डर मिला हुआ, आपने ऑर्डर मीट करने हैं, डेडलाइन मीट कर रहे हैं, आप अपनी पीछे प्रोडक्शन को एक्सपर्टाइट करेंगे, ओवर टाइम लगाएंगे, पार्ट्स बनाएंगे और फिनिश प्रोडक्ट में लगा के फिनिश प्रोडक्ट के ऑर्डर पूरे कर लेंगे। लेकिन व्हाट इफ आपको ऑर्डर तो मिला हुआ है लेकिन अब आप खुद नहीं बना रहे, आप मार्केट पे डिपेंडेंट है। सप्लायर को आपने कहा ये चीज़ें मुझे सप्लाई कर दो, मैंने फिनिश प्रोडक्ट में इस्तेमाल करनी है, वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको वो पार्ट ही नहीं दे रहा। अगर वो आपको पार्ट नहीं दे रहा तो आपका फिनिश प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होगा और आपके ऑर्डर डिले होने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी रिप्यूट सफ़र करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि जो आप खुद बनाते हैं वो तो क्वालिटी वाइज एक्यूरेट चीज़ होती है ताकि आपकी फिनिश प्रोडक्ट डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब फ्यूचर के अंदर आपको, आज तो वो क्वालिटी वाली चीज़ दे रहा है, कल को हो सकता है क्वालिटी में 19-20 हो जाए, जो सप्लायर है वो आपको लो क्वालिटी की चीज़ सप्लाई करे, लो क्वालिटी की चीज़ सप्लाई करने के नतीजे में आपकी फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट हो जाए। दिस इज़ अनदर फैक्टर।
आपके ऑर्डर डिले हो रहे हैं, आपकी क्वालिटी इफेक्ट हो रही है। और थर्डली, अभी आप बार्गेनिंग पावर में हैं, कल को वो बार्गेनिंग पावर में होगा, बिकॉज उसको पता है ना यू आर डिपेंडेंट अपॉन द सप्लायर्स। आप खुद नहीं बना रहे तो हो सकता है जो प्राइस आपको आज वो ऑफर कर रहा है, कल उस प्राइस से ज़्यादा भी वो चीज़ आपको परचेज करने पे फोर्स करे। तो ये सारे वो नॉन फाइनेंशियल या क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जिनको डिसाइड करते हुए आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। शोएब रजा, फोरकास्टिंग, बजटिंग, एबीसी। भैया एबीसी तो हम इसके बाद पढ़ेंगे, बजटिंग उसके बाद आएगा। अब ये तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको अगर आप समझ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज दूसरे दोस्तों से कांटेक्ट कर लें, जब वो टॉपिक आए आपको बता देंगे। बिकॉज यूजुअली मैं अगले क्लास में क्या बढ़ाना है उससे पहले बता देता हूँ। मेक की ऑप्शन में हम कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस कर रहे हैं? मेक की ऑप्शन में वो रेवेन्यू जो बाय करने की सूरत में हमें मिल सकता था सरप्लस कैपेसिटी की सूरत में, वो हम कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। 590 पे जो क्वेश्चन के लास्ट 3 पार्ट्स हैं, अब इस टाइम तो बुक हम ओपन नहीं कर सकते जेंटलमैन, ये नेक्स्ट टाइम पूछेगा, हम आपको जवाब देंगे। जी अच्छा जी, तीसरी जो कॉस्ट है वो, अच्छा क्या है सर, ऐसी सिचुएशन में कोई एग्जांपल हो जिसमें तीनों कॉस्ट आ जाएं, मतलब कि तीनों कॉस्ट एट द सेम टाइम इनकर हो जाए। तीनों कॉस्ट का मतलब आप तीसरी संक कॉस्ट कह रहे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले आप ये समझ लें। संक कॉस्ट वो कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट उसका डिक्शनरी मीनिंग है, वो कॉस्ट जो माजी में इनकर हुई है। और जो कॉस्ट माजी में इनकर हुई है एज सच वो हमें फेस नहीं करना पड़ रही अब इस काम को करने के लिए, तो वो डिसीजन से इररेलेवेंट होती है। तो वो डिसीजन से रेलेवेंट नहीं है। अभी अगेन मैंने दो आपके सामने रखी हैं चीज़ें, एक तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के हवाले से, मेक और बाय के हवाले से। अगर आप स्टेज वाइज करते जाएंगे तो आपके लिए समझना भी आसान होगा, चीज़ें भी आसान होगी। अब मेक और बाय डिसीजन और एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन सिर्फ जो हैं इसके हवाले से प्रैक्टिस किताब से देखिएगा, कल उस पर जो सवाल हो वो करिएगा। बाकी जो इससे रिलेटेड अगली चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं कल शेयर करूँगा। अभी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ जी। जो किताब के हवाले से क्वेश्चंस हैं रिहाब, मैं इसको कल आपके सामने डिस्कस करूँगा, बिकॉज इस टाइम मैं जिस सिस्टम पे हूँ इस पर वो किताब सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह इसको डेफर करते हैं, इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने सुना और समझने की कोशिश की। ज़िंदगी रही अगर तो इंशाल्लाह कल हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।